myself डॉक्टर ममता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत आज हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समझेंगे। पूर्व के वीडियोस में हमने गांधीयन थॉट्स के बारे में, गांधीयन ईरा और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम उसके आगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करते हैं तो 1923 से 1928 की जो भारतीय राजनीति है उनमें तीन प्रमुख स्थितियां देखने को मिली। फर्स्टली स्वराज दल की स्थापना, सेकेंडली साइमन कमीशन और थर्डली सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें, इसके बैकग्राउंड को अगर देखें तो कलकत्ता कांग्रेस, जो कि दिसंबर 1928 की बात कर रहे हैं हम, इसके अंतर्गत हमने देखा कि नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कांग्रेस के नेताओं में काफ़ी मतभेद थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में युवक दल इस रिपोर्ट को केवल पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर ही स्वीकार करने को तत्पर थे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में पुरानी पीढ़ी इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मध्यस्थता करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और यह प्रस्ताव ब्रिटिश शासन के लिए एक अल्टीमेटम के रूप में था। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस प्रस्ताव के अंतर्गत इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं था, क्योंकि मई 1929 में इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार स्थापित हुई। भारतीयों को मजदूर दल की सरकार से बहुत अधिक आशाएं थी, लेकिन मजदूर दल भी की इस सरकार पर अनेक भारत विरोधी दबाव होने के कारण भारत के संबंध में इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है उसके अंतर्गत पूर्ण स्वाधीनता की बात की गई और पूर्ण स्वाधीनता के प्रस्ताव की बात की गई। इसके अंतर्गत देखने को मिला कि ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से भारतीय नेताओं को यह निश्चय हो गया था कि ब्रिटिश सरकार उस समय तक भारत की स्वराज्य न देगी जब तक कि वे अपने आप में मजबूर ना हो जाए। और इस समय भारी निराशा का वातावरण था और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन प्रारंभ हुआ और अधिवेशन में 31 दिसंबर की रात्रि को 12 बजे रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराकर पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया गया। इसी के अंतर्गत हमने आगे देखा कि कांग्रेस का आंदोलन छेड़ने का निर्णय हुआ। कांग्रेस के आंदोलन की हम बात करें तो कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से लेकर 16 फरवरी और 1930 तक साबरमती में हुई और कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास किया और महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए संपूर्ण अधिकार दे दिए गए। इसके अंतर्गत हमने देखा कि यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी का आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार उनको दे दिए थे और कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के अंतर्गत जो भी शांतिवादी और समझौते में विश्वास करने वाले लोग थे उन्होंने इनका मौका दिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसके अंतर्गत हमने देखा कि फर्स्टली उन्होंने जो बात लिखी कि इसके अंतर्गत पूर्ण नशाबंदी हो। सेकेंडली उन्होंने बात की कि मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर माना जाए। थर्डली इसके अंतर्गत 11 शर्तें रखी गई थी। 2 शर्तें ये थी,
थर्डली, उन्होंने कहा मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। फोर्थली, नमक पर लगने वाला कर बंद हो। इसी तरह से सैनिक व्यय कम हो और शुरू में आधा कर दिया जाए। शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे भी अधिक कम कर दिए जाए। सेवेंथली, विदेशी वस्तुओं पर तट कर लगाया जाए ताकि देशी उद्योगों को संरक्षण मिले। इसी तरह तटीय व्यापार संरक्षण कानून पास किया गया। खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या उन्हें जन नियंत्रण में रखा जाए और आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों के लाइसेंस दिए जाए। इस तरह से हमने देखा कि कांग्रेस का जो आंदोलन छेड़ने का निर्णय था उसके अंतर्गत यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने इन 11 शर्तों की बात कही। तत्पश्चात हम देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो दांडी यात्रा से शुरू हुआ। महात्मा जी ने अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया और उन्होंने ये निश्चय किया कि सर्वप्रथम स्वयं में दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। इसी के अंतर्गत 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्रित होकर प्रण लिया कि जब तक भारतीय स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक न तो हम स्वयं चैन लेंगे न सरकार को चैन लेने देंगे। अतः 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने हुए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े और इस तरह से उन्होंने अपनी ये लंबी यात्रा 24 दिनों में तय की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रारंभ है वो दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ। इसी के अंतर्गत हमने आगे देखा कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो कार्यक्रम है इसमें गांधी जी ने 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए, बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। इस तरह से गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। इसी के अंतर्गत हमने देखा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौते की बात भी इसके अंतर्गत हुई। गांधी इरविन पैक्ट जो है इसके अंतर्गत हमने देखा कि ब्रिटिश शासन अब तक गांधी जी तथा कांग्रेस के महत्व का मूल्यांकन कर चुका था। अतः गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के कई नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया था और कांग्रेस ने गांधी जी को वायसराय से संवाद के लिए अधिकृत किया और वायसराय लॉर्ड इरविंग तथा गांधी जी का लंबा विचार विमर्श हुआ और इसके अंतर्गत सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तें इस प्रकार थी। फर्स्टली हम बात करते हैं कि आंदोलन से संबंधित सभी अध्यादेशों को वापस लिया जाए, इसके अंतर्गत। सेकेंडली उन्होंने बात की कि राजनीतिक बंदियों को मुक्त किया जाएगा तथा चालू मुकदमों को वापस लिया जाएगा। थर्डली उन्होंने बात की कि आंदोलन के दौरान जो भी संपत्ति जब्त की गई है उनके मालिकों को वापस लौटा दी जाएगी। इस तरह से हमने देखा कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ उसके अंतर्गत कई तरह की शर्तें रखी गई। उसके अंतर्गत कुछ शर्तों की बात हमने यहाँ की, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित शर्तों को स्वीकार किया, जिसके अंतर्गत हम बात करें कि फर्स्टली उन्होंने बात की कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए। सेकेंडली कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और इसी तरह से सभी प्रकार के विरोधों को समाप्त किया जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि गांधी इरविन समझौते में जो बातें कही गई उनमें से कुछ बातों को हमने यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ उसके अंतर्गत भी गांधी इरविन समझौते की बात की गई और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सितंबर 1931 को हुआ, इसके अंतर्गत कांग्रेस के सर्वाधिक प्राप्त प्रतिनिधि के रूप में गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन महात्मा जी के समस्त प्रयासों के बावजूद भी ब्रिटिश शासन की अनुदारता और मिस्टर जिन्ना की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के कारण भारत की राजनीतिक समस्या का कोई हल नहीं निकला। इसके तत्पश्चात पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ जो कि 1932 से 34 तक रहा। अतः भारत में
महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन के निर्देशन में ब्रिटिश नौकरशाही ने गांधी इरविन समझौते का खुला उल्लंघन शुरू कर दिया और दिसंबर 1931 में जब महात्मा जी ने गोलमेज सम्मेलन से भारत लौटे, उस समय स्थिति ऐसी हो गई थी कि विलिंगटन का रुख इतना कठोर था कि गांधी जी के सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसी तरह से जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें गोलमेज परिषद का तीसरा और अंतिम अधिवेशन नवंबर 1932 में प्रारंभ हुआ और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस और इंग्लैंड के मजदूर दल द्वारा भाग नहीं लिया गया, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं दिया, कोई महत्व नहीं रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन तथा समझौते की शर्तों को कई स्तर पर उसकी आलोचना हुई, फिर भी इस आंदोलन का महत्व बना हुआ है, उसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके कई एस्पेक्ट है। फर्स्टली हम बात करते हैं कि वस्तुतः कोई भी आंदोलन बहुत लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जनता को सहन करने व त्याग करने की शक्ति नेताओं जैसी परिपक्व तथा विकसित नहीं होती। सेकेंडली हमने देखा कि आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग जेल गए, जो विस्तृत जन आधार का सूचक है। थर्डली हम बात करें इस आंदोलन के महत्ता की, तो गरीबों व अशिक्षितों की भागीदारी इसके अंतर्गत बहुत अधिक थी। फोर्थली हम बात करें इसके अंतर्गत शराब से होने वाले राजस्व को बहुत अधिक नुकसान हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाया गया, उसके कई नेगेटिव और कई पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों देखने को मिले, लेकिन इस आंदोलन की महत्ता बहुत अधिक थी, क्योंकि इस आंदोलन ने भारतीयों को जगाया और स्वशासन के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। इस तरह से हमने देखा कि गांधीयन इरा के अंतर्गत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो चलाया गया, उसमें गांधी जी का क्या रोल रहा। इस तरह से हमने आज के वीडियो में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन व भारतीय स्वतंत्रता की बात करेंगे। धन्यवाद।